मौसी जी, आ गया हूँ मौसी जी। इन कुत्तों के सामने मत नाचना मौसी जी, क्योंकि ये मुझे हरा सकते नहीं, सिर्फ बांध सकते हैं मौसी जी। जय जय, चिंता मत कर जय, मैं आ गया हूँ। जय। हाँ तो भैया हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नई क्लास में। तो आइए भैया समझते हैं आज सोल्यूशन का पार्ट नंबर 3 बनने जा रहा है वीडियो में। क्या समझेंगे इसमें समझेंगे आइडियल सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर और आरएलबीपी को समझेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से लेके करके ध्यान ध्यान सबको समझते हैं। तो भैया देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आइडियल सोल्यूशन यानी आदर्श विलयन की। ठीक है, क्या होता है भैया आदर्श विलयन? देखिए ध्यान से देखिए, अरे मुन्ना देख। ठीक, तो भैया आपको याद होगा मैंने पार्ट 2 में जो है बताया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है इसके प्लेलिस्ट में है भैया, चैनल में जाके आप देख सकते हैं, विलियन का पड़ा हुआ है सोल्यूशन का। तो उसमें मैंने राउल्ट का ग्राफ इस तरह से बनवाया था, जिसमें मैंने ऐसे क्रॉस मरवाया था इस तरह से। ठीक है, आपको याद होगा। इसमें सारे पॉइंट जो मैंने लिखवाए थे सब कुछ ऐसे ऐड कर दिएगा, काई भी ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं। तो जो भी ग्राफ आपने राउल्ट लॉ का बनाया था वही ग्राफ जो है आइडियल सोल्यूशन का ही बनेगा। ठीक है भैया, टॉपिक क्या है हम लोग का? आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श विलयन। ठीक है, तो जो भी मैंने ग्राफ बनवाया था वही ग्राफ आइडियल सोल्यूशन का ही बनेगा। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो भी सोल्यूशन आइडियल होते हैं, आदर्श होते हैं, वो राउल्ट के नियम का पूरा पूरा पालन करते हैं। ये आप पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है भैया, बहुविकल्पी में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे ध्यान से तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये राउल्ट का नियम का पूरा पूरा पालन करते हैं चाहे किसी भी स्थिति में, इसीलिए ये हमेशा ग्राफ जो है राउल्ट के नियम जैसा देते हैं। मैंने बनवाया था, जाके देख लीजिएगा, या तो आप गूगलिया पे भी सर्च करते भी ध्यान से आ जाएगा, एनसीईआरटी में भी दिया है, जाके उठा के देख सकते हैं। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होता है भैया? आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनका जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है, जिसे डेल्टा जी से लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा कैपिटल जी, इसका मान जो होता है वो 0 से कम होता है। तो भैया कोई चीज अगर 0 से कम है मतलब कहाँ जाएगी? वो निगेटिव में जाएगी। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे निगेटिव होता है, ऋणात्मक मान में होता है। डेल्टा जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये क्या होता है भैया? तो इसको जब 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। आपको 12 में कोई नहीं पूछेगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना लेने का। पेड़ो टेंशन नहीं लेने का, इधर देखने का। ठीक है, तो आराम से बस खाली लिख के आप आ सकते हैं कि भैया इसका मान क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक, ढाई से आइए भैया आगे देखिए। अच्छा, इसका डेल्टा एस के बारे में पूछेगा भैया। डेल्टा एस होता है एंट्रोपी। ठीक है, टॉफी नहीं, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी चेंज, इसका मान क्या होता है भैया? तो ये 0 से बड़ा होता है। आपको ध्यान रखना है, 0 से बड़ा हो गया मतलब क्या हो गया भैया? पॉजिटिव हो गया। तो ये धनात्मक मान में होता है, पॉजिटिव मान में होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब आइडियल सोल्यूशन के मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आप इसको लिखते जाइए। बाय द वे इसके जो नोट्स वगैरह है ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे आज और कल में अपलोड हो जाएंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इसका जो पाप है, जब पूरा ये सीरीज खत्म हो जाएगा तो मिलेंगे, आप अच्छे से लगाएगा, जिसमें सारे क्वेश्चन मतलब मिक्स करके मैं बनाऊंगा, कुछ मेरे होंगे, कुछ एनसीईआरटी के होंगे, कुछ पीवाईक्यूज होंगे। ठीक है, तो आप लगाइएगा, मजा आ जाएगा एकदम चकाचक। ठीक, चलिए, तो एंट्रोपी चेंज क्या होता है भैया? पॉजिटिव होता है। अच्छा, और देखिए इनका जो एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा एच। ठीक है, इसको डेल्टा एच लिखते हैं, एंथैल्पी इसको एंथैल्पी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बराबर होता है शून्य। ठीक है, ये 0 होता है भैया, शून्य होता है। और जो इनका वॉल्यूम चेंज होता है डेल्टा वी होता है। ठीक है, डेल्टा वी वॉल्यूम, आयतन, आयतन क्या लिखते हैं? वॉल्यूम लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये भी क्या होता है भैया? शून्य होता है। तो इतनी सारी अगर बातें आप जानते हैं तो आप आइडियल सोल्यूशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इनका वॉल्यूम चेंज क्या होता है? 0 होता है भैया, धाए से। अच्छा, एक चीज और समझिए, देखिए कोई भी सोल्यूशन कब बनता है? मैंने बनाया था जब विलेय और विलायक यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाएंगे तब जाके विलन बनेगा। तो देखिए ये विलन बनाने के लिए भी सोल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए। ठीक, तो हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं, जैसे इसके आइडियल सोल्यूशन कौन कौन बनाएगा। तो आपके एनसीईआरटी में कुछ इसके एग्जांपल दिए होंगे, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल है, अगर बेंजीन को, ठीक है, अगर बेंजीन को प्लस टालुविन, ठीक है, अगर बेंजीन और टालविन को साथ में मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा भैया? एक आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन बन पाना जो है कि बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि ज्यादा संभव नहीं है, लेकिन लगभग लगभग आइडियल सोल्यूशन तक बनाया जा सकता है, ऐसा साइंटिस्टों ने बोला है, एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी हुई है। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, ये आइडियल सोल्यूशन की तरह व्यवहार करते हैं लेकिन पूरे आइडियल नहीं होते। ठीक है, मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये मान लीजिए बेंजीन और टालविन जब मिला है तो आइडियल सोल्यूशन बन गया। अच्छा, बेंजीन का आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है C6H6, ऐसे भी आपको लगा के आ सकता है भैया। ठीक है, C6H6, और टालविन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? C6H5, और यहाँ पे डैश मतलब ये बॉन्ड, और CH3, इस तरह से टालविन का फॉर्मूला होता है। बेंजीन आप बनाना जानते ही हैं, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 जोड़ देंगे तो टालविन हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे भैया? आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे, और इनका जो ग्राफ आएगा राउल्ट के नियम के जैसा ही आएगा। अब देखिए एक चीज बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए इन दोनों को मिलाए, तो देखिए बेंजीन में मान लेते हैं ए टाइप के जो है
मॉलिक्यूल्स फैले हुए हैं, ठीक है, अणु जो है ए टाइप के हैं। और टॉल्यूइन में कैसा हो जाएगा भैया, बी टाइप का मान लेते हैं, ठीक है, कि इसने बी टाइप का बी आपस में क्या किए हैं भैया, इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन, अंतरा आणविक आकर्षण बल है इनके बीच में, ठीक है। तो भैया देखिए ये ए टाइप का था, ये अलग था, ये बी टाइप का था, ये अलग था। तो जब ए को बी से मिलाएंगे तो बताइए ए बॉन्ड बी इस टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बनेगा सर जी। तो अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन की खास बात यह है कि जब कोई कंपोनेंट का ए बॉन्ड, ठीक है, या उसका इंटरेक्शन आकर्षण बल किसी दूसरे कंपोनेंट के आकर्षण बल के जितना मान के बराबर होता है, जब उन दोनों को मिला देंगे तो उन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल आएगा वो भी मान क्या होगा, इन दोनों के बराबर ही होगा लगभग। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसका ये वाला पॉइंट भी कि अगर कोई कंपोनेंट ए वाला है, ठीक है, एंड कोई कंपोनेंट इसको बी वाले के साथ मिला रहे हैं, और जब सोल्यूशन बन जा रहा है, सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, ए बी टाइप का, तो इसका जो इंटरेक्शन फोर्स होगा, ठीक है, आकर्षण बल होगा, जब ए बी बन जाएगा तो इसका जो आकर्षण फोर्स होगा, बल होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, लगभग बराबर हो जाएंगे। तो आइडियल सोल्यूशन की एक खास बात होती है भैया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये दोनों बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जितनी मतलब जितने फोर्स से इसमें खींचेगा उसी फोर्स से इसमें भी खींचेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल आपस में क्या रहेंगे भैया, चफने रहेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो आइडियल सोल्यूशन के बारे में इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और ये इसका एग्जांपल है बेंजीन टॉल्यूइन, ठीक, ये हो गया। अच्छा एक और एग्जांपल और लिख लीजिए। देखिए भैया आइडियल सोल्यूशन का दूसरा एग्जांपल बता देना, ये है आपका ब्रोमो एथेन, ठीक है, ब्रोमो एथेन प्लस क्लोरो एथेन, ठीक है, ब्रोमो एथेन और क्लोरो एथेन को आप इसमें याद कर सकते हैं। ऐसे भी कहा जाता है, एक ट्रिक है कि जो सेम दिखने वाले कंपोनेंट होते हैं ज्यादातर आइडियल वही होते हैं, ठीक है, जैसे देखिए बेंजीन टॉल्यूइन लगभग सेम है, बेंजीन बेंजीन, ठीक है, ब्रोमो एथेन क्लोरो एथेन, एथेन एथेन सेम है, और ब्रोमो क्लोरो दोनों हेलोजन से आते हैं, ठीक है, हेलोजन समूह होता है ना, ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक। और एक भैया और लिख लीजिए तीसरा नंबर, ये ज्यादातर पूछते हैं लोग, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ठीक है, एक ये होता है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को मिला देंगे तो भी क्या बन जाएगा भैया, आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा। और एन का मतलब क्या होता है भैया, एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल चेन, ठीक है, हेक्सेन कैसे बनता है, 6 कार्बन का 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन का नॉर्मल चेन, और हेप्टेन मतलब 7 कार्बन का नॉर्मल चेन, एन माने नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टेन। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी क्या बनाएंगे भैया, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे धाए से। चले भैया, तो इतना चीज आपको आइडियल सोल्यूशन के बारे में ध्यान रखना है। अब चलिए आगे चलते हैं, इसी का एक विपरीत होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। ले पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी गिलास में पानी, पानी ना पानी, लोटा है पानी, पानी ना पानी, पानी ले मार्का ना पानी, पानी ना पानी, बोर में पानी ना पानी, पानी बोतल में पानी, पानी ना पानी, पानी ना पानी ले पानी ना पानी। पानी पीते रहने का बड़ो, बड़ो एनर्जी आती है, बड़ो बड़ो एनर्जी जब तक नहीं रहेगी बड़ो तो कैसे पड़ेगा बड़ो एनर्जी ला बड़ो, बड़ो एनर्जी, बड़ो एनर्जी। चले बड़ो, चले भैया, तो हम लोग आइडियल सोल्यूशन समझ चुके हैं। अब चले हम लोग नॉन आइडियल के बारे में पढ़ते हैं। ये धाए से इसको मिटा लेते हैं, लुप 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 लुप, चलो भैया चलो 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 चलो, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन हो गया भैया, ध्यान से देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो भैया अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं भैया, नॉन आदर्श सोल्यूशन को हिंदी में बोलेंगे अनादर्श विलयन, वो आदर्श विलयन था, ये अनादर्श विलयन हो जाएगा। अच्छा देखिए इसमें दो इसके मतलब दो कंपोनेंट बनाए गए हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है भैया। नॉन आइडियल सोल्यूशन को दो पार्ट में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। पहला होता है पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, और दूसरा होता है निगेटिव सोल्यूशन, ठीक है, निगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसको दो पार्ट में बांटा गया भैया। अच्छा इन दोनों की खास बात क्या है भैया, तो इनकी खास बात ध्यान रखिएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन हो चाहे आइडियल सोल्यूशन हो, इसमें जो डेल्टा जी और डेल्टा एस ये हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए आइडियल सोल्यूशन में मैंने बताया था ना कि डेल्टा जी क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसमें भी 0 से कम होता है यानी निगेटिव होता है, और डेल्टा एस उसमें पॉजिटिव होता था आइडियल में, तो इसमें भी पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है यानी 0 से बड़ा होता है लबलबा के, ठीक है, ये मैंने बताया था आइडियल के लिए, ये नॉन आइडियल के लिए भी सत्य है, ठीक है, इसके लिए भी कोई झूठ बात नहीं है, ये भी एकदम सही है। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव में देखेंगे, ठीक है, तो ये दोनों के लिए भी सही होगा भैया, इसके लिए सही, इन दोनों के लिए भी सही होगा, लेकिन एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज में कुछ अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर पॉजिटिव वाले का देखेंगे तो बढ़ जाएगा, नेगेटिव वाले का देखेंगे तो घट जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए पॉजिटिव वाले का देख रहे हैं अगर हम एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, तो ये 0 से क्या हो जाएगा भैया, बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। और अगर इसका मान लीजिए वॉल्यूम चेंज देख रहे हैं, वॉल्यूम चेंज डेल्टा भी, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, बड़ा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही चीज आपको उल्टा करना है नेगेटिव वाले के लिए, तो नेगेटिव वाले के लिए अगर डेल्टा एच देखेंगे तो क्या होगा भैया, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा मतलब क्या होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। और अगर आप इसका डेल्टा वी भी देखेंगे आयतन चेंज, तो ये भी क्या होगा भैया,
0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा। ये आपको मैडम जी ऐसे याद करना है, ठीक है। पॉजिटिव का बढ़ा देना है मैडम जी, नेगेटिव का घटा देना है। मेरी शक्तियों को गलत इस्तेमाल हो रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा। अरे तुम्हारी शक्ति गई तेल लेने, पहले यहाँ देखो, ठीक है। ये डेल्टा एच हो गया, डेल्टा बी हो गया, ये ऐसे घट गया, ठीक। ये पॉजिटिव में होता है भैया, नेगेटिव में होता है। बाकी ये वाला जो कंडीशन है इसके लिए भी लगा सकते हैं, और ये वाला जो कंडीशन है इसके लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको बना के अपनी भाषा में इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएगा, आप वहां देख सकिए। चलिए, तो ये हो गया भैया। अच्छा, और क्या बातें हुई भैया, इनका इंटरेक्शन फोर्स के बारे में समझिए। अगर मान लीजिए जैसे उसमें मैंने बताया था ए टाइप का मॉलिक्यूल, बीबी टाइप का मॉलिक्यूल, अलग अलग इंटरेक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है। जब मिला देंगे तो उनका फोर्स जो है वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए इसमें ए टाइप का मॉलिक्यूल बीबी टाइप के मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है, ठीक है, ये अलग अलग इंटरेक्शन फोर्स के हैं। जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भैया, ए बी टाइप का मॉलिक्यूल इंटरेक्शन बन जाएगा, ठीक है, आकर्षण बल वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो जब ये अलग थे और जब ये दोनों मिल गए, तो अब इन दोनों का जो आकर्षण बल होगा, जब ये विलेन बन जाएगा तो इसके आकर्षण बल से क्या होगा भैया, अधिक रहेगा। तो आप ऐसे लगा के लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। मतलब समझिए, मतलब जब ये दोनों अलग थे तो जो बल इनमें काम कर रहा था, जो फोर्स काम कर रहा था, उसकी वैल्यू विलेन बनने के बाद भी क्या रहेगी भैया, ज्यादा रहेगी, ठीक है भैया, ज्यादा रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसी का उल्टा कर दीजिए तो वो हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें ए टाइप का मॉलिक्यूल है, वो बीबी टाइप के मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है भैया, सॉल्यूशन बनाने जा रहा है, विलेन बनाने जा रहा है, तो क्या बन जाएगा भैया, ए बी बन जाएगा। लेकिन इन सब का जो आकर्षण बल है, इसके आकर्षण बल से विलेन बनने के बाद क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आकर्षण बल विलेन बनने के पहले था, विलेन बनने के बाद उसका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि विलेन का ज्यादा हो गया तो भैया इसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, विलेन का ज्यादा होगा इन दोनों के मुकाबले। तो ये आपको अपनी भाषा में इसको ऐसे लिखना है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव वाला हो गया। अच्छा, इनके ग्राफ के बारे में समझ लीजिए। देखिए, राउल्ट का ग्राफ कैसे बनाते हैं भैया, इस तरह से बनाते हैं, ऐसे काट देते हैं। तो अगर पॉजिटिव वाले का ग्राफ बनाएंगे तो यही ग्राफ बनाएगा, जो चीज उसमें पॉइंट पॉइंट मैंने लिखवाया है वो आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप एकदम बिल्कुल छाप सकते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक। और ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, बस ये ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे उठा देना है। यहाँ से ऐसे उठा दीजिए, एक बार यहाँ से ऐसे उठा दीजिए, एक बार ऊपर से ऐसे उठा दीजिए, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बताता है, ये कहता है कि पॉजिटिव डेविएशन, मतलब थोड़ा सा ग्राफ से ऊपर ग्राफ बन गया राउल्ट के नियम से, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, नेगेटिव वाले कैसे बनाएंगे भैया, एकदम सेम चीज, ठीक है। राउल्ट का ग्राफ बना के, ठीक है, राउल्ट का ग्राफ जैसे एज इट इज बना के, बस उसके नीचे से ऐसे ऐसे टिपी 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 ऐसे ऐसे चुआ दीजिएगा, टिप टिप, अरे टिप टिप, ठीक है, ऐसा टिप टिप चुआ दीजिएगा, टिप टिप, अरे टिप टिप, ठीक है, ऐसे ऐसे चुआ दीजिएगा, ये नीचे के टाइप बनेगा। तो जब ये नीचे आएगा मतलब क्या हो गया भैया, इसका नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक मान आ गया, नीचे चला गया, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे नेगेटिव में बनाएंगे। और बाकी मैंने जो पॉइंट वगैरह लिखवाए थे, पी नॉट पी ए नॉट, ये सब आप एकदम कॉपी कर सकते हैं, किसकी तरह, राउल्ट लॉ की तरह। बस इसको ऊपर उठाना है, इसको नीचे उठाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है भैया। ये नॉन आइडियल सोल्यूशन को भी मैंने बता दिया, ये पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन। चलिए, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। पॉजिटिव वाले का जो एग्जाम्पल होता है भैया, ये वही देसी ठर्रा वाला होता है, ठीक है। देसी ठर्रा मतलब वही अल्कोहल। तो आपको इसमें एग्जांपल ध्यान रखना भैया, एथिल अल्कोहल प्लस पानी, ठीक है। एथिल अल्कोहल फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, और प्लस इसमें क्या कर देंगे भैया, पानी ना पानी, ला पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी ना पानी गिलास में पानी, पानी ना पानी लोटा है, पानी पानी ना पानी, अल्कोहल में पानी मिल गया, पानी ना पानी रब, पानी ना पानी बड़ू, ठीक है। तो ये पानी है बड़ू, देखिए इसमें बड़ू पानी डाल देना है बड़ू अल्कोहल में, तो ये बन जाएगा क्या, पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, दूसरा कौन सा ले लीजिए भैया, दूसरा भी ले लीजिए एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कौन सा ले लें, ईथर, ठीक है। ईथर, कोई ईथर होता है ना, ईथर कौन सा ग्रुप होता है भैया, इस टाइप का, ROR, ये ईथर होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक में ये सब पढ़ा जाता है। तो ये ROR होता है, ये ईथर ग्रुप होता है, जिसमें 2 कार्बन की चेन ऑक्सीजन से जुड़ी होती है अगल बगल। तो ये ईथर होता है। अगर इसमें उठा के डाल देंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो ये भी क्या बनाता है भैया, पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। CHCl3 क्या होता है भैया, क्लोरोफॉर्म, वही जो मलवा में चुरवा कड़क है, ठीक है। इस तरह से उठा के डाल देंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव वाला कैसे बनाएंगे भैया, नेगेटिव वाले का एग्जांपल देख लीजिए धाए से। चले भैया, धाए से देखिए। अरे बन्ना, नेगेटिव वाले का एग्जांपल देख रहे, ठीक। तो नेगेटिव वाले का क्या होता है भैया, इसमें आपको डालना होता है HNO3, कोई अम्ल होगा इसमें, ठीक है, कोई एसिड होगा। अगर कोई एसिड को उठा के ले पानी ना पानी डाल देंगे उसके अंदर, ये क्या बन जाएगा भैया, नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा,
नाइट्रिक अम्ल को जब पानी में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ये निगेटिव वाला बन जाता है। एक एग्जांपल और ध्यान रख लीजिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एसीटोन, ठीक है, एसीटोन और CHCl3 जब मिलाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा भैया, नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से मिला दिए। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, देखिए ये होता है CH3 डबल बॉन्ड O लगा के फिर से उसके बगल में CH3 इस तरह से लगा देंगे, ठीक। तो आप इसको एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। एक आध दो एग्जांपल और जो होंगे नोट्स में होंगे तो आप उसको भी नोट कर लीजिएगा, मैंने इंपॉर्टेंट वाले आपको बता दिए, ठीक है। तो आप इसको आराम से लिख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं भैया, अब समझते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, अणुसंघ के गुणधर्म। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हाँ ऐसे चलो 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 रे भैया, नो मिनट्स नो, हे भैया, मुझे बचा लो भैया, क्योंकि अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ। ओए चिंता मत कर मुन्ना, मैं इन लोग को तुझे हारने नहीं दूंगा, देख यहीं पे पढ़ाऊंगा। अरे मुन्ना पहचान लो हमको, अरे बेटा जल्दी आ पढ़ लो, ने मार दिल पर खोपड़ी खुल जाए। चलो यार देखो, चलो भैया देखो, तो अब भैया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंघ के गुणधर्म हिंदी में बोले तो, ठीक। अरे बड़ू चलो, तो होता क्या भैया अणुसंघ गुणधर्म, अणुसंघ के गुणधर्म देखिए नाम से पता चल रहा है, अणुसंघ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंग्लिश में बोलते हैं। अणु मतलब अणु मॉलिक्यूल्स, ठीक है, संख्य माने संख्या नंबर, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस की, ऐसी प्रॉपर्टी ऐसे गुण जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो इसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उनकी मोलरता नॉर्मलता इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, उनको अणुओं की संख्या पे मतलब होता है। अगर वो कहीं विलेन में डाल दिए गए, ठीक है, तो वो निकलते नहीं है, वो रिएक्शन नहीं करते, वहीं पे पड़े रह जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए चीनी, ठीक है, आप चीनी को पानी में डाल देंगे तो चीनी जो है उससे रिएक्शन थोड़े करेगा, चीनी उस पानी के मॉलिक्यूल में जो गैप होगा उसके बीच में जाके बढ़ जाएगा। तो अब उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे कि भैया अब क्या होगा। तो जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं अणुसंघ के गुणधर्म, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आइए इसको देखते हैं भैया। तो हमारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, सीपी जो होते हैं, ये 4 प्रकार के हम लोग को पढ़ने होते हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं भैया, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 4 प्रकार के, ठीक है। पहला पढ़ना होता है ओपी ओपी, ठीक है, ओपी ओपी, ठीक है, वो वाला ओपी नहीं, ये वाला ओपी, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ये पढ़ना होता है भैया, ठीक है, ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा होता है भैया आरएलवीपी, आरएलवीपी, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये दूसरा पढ़ना होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। 4 ही आपको पढ़ना है, ठीक है, आप 4 ध्यान रखिए। तीसरा आपको पढ़ना होता है भैया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं ईएलबीपी, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। और दूसरा पढ़ना होता है ये डीपी फटाफट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डीपी फटाफट, ठीक है, ऐसे याद कर लेते हैं इसको, डीपी फटाफट, डीपीएफपी, डीपीएफपी इसको पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो ये आपका परासरण दाब हो गया, ये आपका हो गया वाष्प दाब में अवनमन, ये हो गया आपका क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, उन्नयन माने बढ़ना, और ये हो गया भैया हिमांक में अवनमन, अवनमन माने क्या होता है, घटना होता है। तो ये 4 प्रकार के आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखने हैं भैया, जिसमें से आज हम कौन सा कवर करेंगे भैया, इसमें से आज हम ये 2 ऊपर का कवर करेंगे, और इसका ये जो 2 पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसका जो पार्ट 4 आएगा उसमें कवर कराएंगे। चलिए तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में क्या होता है ये लपालप समझते हैं। चलिए तो भैया डाल दीजिए परासरण दाब हेडिंग, ठीक है, चलिए आइए। अरे मुन्ना पहचान हमको, भाई तुम सही से रहो, चलो। तो भैया परासरण दाब देखिए क्या होता है, उसके पहले आप समझ लीजिए परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस। तो भैया ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे, जैसे एग्जांपल दे दे रहे हैं, अगर अंगूर को पानी में भिगो के रखेंगे तो क्या होगा भैया, अंगूर का पानी निकल के पानी में मिल जाएगा कि पानी का पानी मिल के अंगूर में चला जाएगा, आप बताइए। तो आप कहेंगे सर जी अंगूरवा जो पिचका हुआ रहता है, जैसे किशमिश को रख दिए तो किशमिश जो है पानी में जाने के बाद फूल जाता है, क्यों फूलता है, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी का जो फ्लो है वो किशमिश के अंदर चला जाता है। तो ये कैसे होता है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं परासरण दाब। तो आप इसको ध्यान से लिख सकते हैं कैसे, कि ऑस्मोसिस जो होता है, ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस जो होता है, परासरण जो होता है, ठीक है, वो मूवमेंट है किसका, लोअर कंसंट्रेशन यानी कम सांद्रता से, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है भैया, ऑस्मोसिस कहलाता है। लेकिन इसके बीच में कंडीशन है, तो आप लिखेंगे थ्रो
ठीक है, किसके द्वारा होता है ये, तो आप लिखेंगे SPM, इसके द्वारा होता है, ये लगाना जरूरी है भैया। जब तक ये ना लगाएंगे तब तक ऑस्मोसिस नहीं होता है भैया। हम लोग की कोशिकाओं के अंदर भी SPM होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बोलते हैं ना, तो उसी को SPM बोलते हैं। SPM का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम में झिल्ली। ये बस उसी को जाने देगा जो इसके जाने के लायक है ही नहीं, कि टंटन नहीं ले सब लोग चल गया भैया घुस गए, ठीक है, कोई ऐसा नहीं जा सकता। ये सबको देखता रहता है भैया, बड़ा है छोटा है आराम से चलो, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। SPM के द्वारा जब लोअर सांद्रता से हायर सांद्रता में जो है विलयन का फ्लो होता है, परिवहन होता है, तो इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऐसे डब्बा बना दिया, ठीक है, बीच में मैंने एक क्या लगा दिया, SPM लगा दिया, झिल्ली लगा दी, अर्धपारगम झिल्ली। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने रखा लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे गोंच के मैंने कर दिया क्या, इसका हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन मतलब क्या, वैल्यू ज्यादा रख दिए, ठीक है, ये हो गया। तो अब बताइए, अब ये लोअर कंसंट्रेशन है या हायर कंसंट्रेशन है, बताइए परासरण किधर होगा, इधर से इधर होगा कि इधर से उधर होगा। तो आप कहेंगे सर जी ये लोअर है और ये हायर है, तो लोअर से हायर की ओर क्या होगा भैया, इस पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। तो आप कहेंगे हाँ ये क्या हो रहा है भैया, परासरण हो रहा है, ठीक है, तो ये परासरण होता है। और आपने एक नाम सुना होगा आरओ, ठीक है, आरओ, जो आरओ का पानी पीते हैं ना, आरओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या करते हैं भैया, जो ये नेचुरल प्रोसेस है इसी को उल्टा कर देते हैं। इतना ना दाब हुमच के डाल देते हैं कि ये उल्टा हो जाता है भैया, इधर नहीं जाएगा ये उधर चल 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 चल, ठीक है, तो इधर निकलने आएगा। तो भैया इससे क्या होता है, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस से क्या होता है, जो प्रक्रिया नेचुरली होनी थी आपने उसको जबरदस्ती ठूंस दिया, ठीक है, एकदम चोमू बना दिया उसको। तो ये प्रक्रिया क्या होता है भैया, अब जैसा भी आप लोग करते हैं, मतलब मशीन में जैसा होता है, जैसे पानी नहीं पीते हैं ना, तो उसमें ये चीज उल्टा होता है। तो उल्टा होने से भैया फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, उसका चर्चा नहीं करना है भाई, ये इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है लोअर सांद्रता से हायर सांद्रता की तरफ, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। ये क्या है भैया आपका, दिस इज योर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस यही आपका परासरण है। तो भैया परासरण दाब क्या होता है, तो देखिए जो परासरण हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो समय के साथ होगा क्या भैया, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा भैया, ये बढ़ता जाएगा, ऐसा होगा ना भैया, बिल्कुल होगा। तब आपके मन में चुल्ल बढ़ गया, क्या सर जी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एक काम करें ना, यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है, पिस्टन, पिस्टन वही हवा भरने वाला, ठीक है, तो देखो पिस्टन यहाँ पे लगा देते हैं। आपके अंदर चुल्ल बढ़ गया कि सर जी हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, पिस्टन लगा देते हैं। तो भैया अब जैसे ही पिस्टन लगाएंगे तो आपको दाब भी लगाना पड़ेगा, कुछ प्रेशर वहां लगाना पड़ेगा। तो आप कुछ प्रेशर लगाएंगे जिससे आप कहेंगे कि सर जी ये जो परासरण हो रहा है ना, इसको हम क्या करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो उसके लिए हम पिस्टन लगाते हैं, कहीं भैया चलो लगा दो, ठीक है। तो आप जैसे ही पिस्टन लगाएंगे और इतना दाब लगाएंगे कि कम से कम ये परासरण ना हो, ये यहीं पर रुक जाए। तो वह दाब जिससे परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, उस दाब को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी परासरण दाब। तो ध्यान से ना समझ में आ गया आपको, ठीक है। आप जो पिस्टन लगाए हैं बस आपको इतना दाब लगाना है कि ये इधर से इधर ना आए, ठीक है। तो जब जैसा ही वो दाब लगा देंगे, वो दाब का जो मान होगा उसी को बोलते हैं परासरण दाब। लेकिन अगर आप आऊ हुमच देंगे तो ये क्या होने लगेगा, आरो होने लगेगा, आरो आरो रो आरो, ठीक है, आरो होने लगेगा। तो आपको आरो नहीं करना है, आपको केवल परासरण दाब करना है। तो भैया जिस परासरण दाब से ये परासरण रुक जाता है उसको डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है। ये पाई आपने लगा दिया, पाई मतलब परासरण दाब, जिससे परासरण क्या हो जाए भैया, रुक जाए। तो देखिए भैया पाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक। चलिए 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 बड़ू, ठीक है, इतना बात क्लियर है भैया, चलिए आगे चलते हैं। अरे पसीना हो रहा है रे बब्बा, ठीक। तो आपने भैया परासरण दाब लगा के परासरण को रोक दिया। अब आपके पास एक वैल्यू आ गई पाई। तो अब इस पाई को आप निकालेंगे से, तो आप इस पाई का एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए भैया। पाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मारुति, ठीक है, मारुति सुजुकी, ठीक है, मारुति आपको याद कर लेना है, MRT मारुति, ये हमारा पाई का फॉर्मूला होता है। अब इससे कोई भी क्वेश्चन धारा हिला सकते हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि अगर वो बोल दिया क्वेश्चन में कि विलयन आपस में समपरासरी है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बोल सकता है समपरासरी, ठीक है, समपरासरी विलयन बोल सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक देखिए हिंदी का नाम क्या है, समपरासरी, मतलब दोनों विलयन का आपस में क्या समान है भैया, परासरण दाब समान है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाई 1 जो है वो बराबर हो जाएगा पाई 2 के,
ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये क्वेश्चन में बोलना चाहिए भैया कि दोनों का समपराशरी विलयन है, आइसोटोनिक है, तब आप ये कंडीशन लगा सकते हैं, पाई 1 पाई 2 लगा सकते हैं। यानी आप यहां से लिख सकते हैं मारुति, ठीक है, मारुति M1, ठीक है, आर तो कांस्टेंट है तो इसको तो 1 नहीं लगाएंगे, मारुति M1 ये बराबर होगा किसके, M2 R T2 के, ठीक है, ये बराबर होगा, आर से आर कट जाएगा तो हम लिखेंगे माता माता एक एक बराबर होंगे माता माता दो दो, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इस तरह से हम इसको और भी खोल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें मैं बता देता हूँ। पाई तो जान गए, पराशर दाब को बोलते हैं, ठीक। एम क्या है, एम है मोलैरिटी, मोलरता, ठीक है, मोलरता मैंने फॉर्मूला बताया ना, मोल पर लीटर आयतन में, तो आप इसको लिख सकते हैं, पार्ट 1 में मैंने बताया है, ठीक है। आर क्या होता है भैया, आर एक कांस्टेंट होता है जिसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, गैस नियतांक, ठीक है, इसका वैल्यू आपको रखना होता है, ये फिक्स वैल्यू होता है, इसका वैल्यू आप कौन सा यूज करेंगे, तो ये वैल्यू यूज करेंगे 0.0821, ठीक है, ये वाला वैल्यू आपको यूज करना है, ठीक है, ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है, इसका वैल्यू कौन सा यूज करेंगे 0.0821, ये आप फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा टी क्या है भैया, टाटा नहीं, टाटा नहीं, टेम्परेचर है, तापमान है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपको केल्विन में यूज करना है। टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया होगा, देखिए लालच देने के लिए सब लोग देता है, लेकिन आपको केल्विन में लेके आना पड़ेगा, केल्विन में रखेंगे आंसर हमें तो सही आएगा, बड़ो देख बड़ो आने नहीं दूंगा, बड़ो आने नहीं दूंगा, केल्विन में रखना है बड़ो, ठीक है, केल्विन में रखिएगा टेम्परेचर को, ढाई से ना आंसर सही आएगा, ठीक है। अच्छा अगर किसी को नहीं आता है सेल्सियस केल्विन में निकालना है, देखिए मैं बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आपको कोई मान सेल्सियस में दिया है, तो अगर आप उसमें 273 ऐड कर देंगे तो आपका केल्विन में आंसर आ जाता है, ये फॉर्मूला होता है केल्विन से सेल्सियस में जाने का, ठीक है, सेल्सियस का मान यहाँ रखिए, 273 जोड़ दीजिए, केल्विन में आ जाएगा, ढाई से ना। चलिए तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप कुछ भी फॉर्मूला खोल खाल के बना सकते हैं, जैसे देखिए मैं एक को बता देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मोलैरिटी नहीं दिया, आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया कुछ भार निकालने के लिए, आपको कहेगा कि भैया ये एक पदार्थ है, इसका अणुभार इतना है, मोलर मास इतना है, इसका भार बताइए कितना आएगा, इसका पराशर दाब इतना, इतने ताप पर है, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आप लिख रहे हैं पाई इक्वल टू मारुति लिख रहे हैं। अच्छा इस मोलैरिटी को आप खोल सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं भैया, मोलैरिटी को आप खोलेंगे मोल पर आयतन, ऊपर हो जाएगा आरटी, ऐसे खोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल खोल सकते हैं। अच्छा इस मोल को भी तो आप खोल सकते हैं, मोल को कैसे खोल सकते हैं, दिया गया भार बटा में अणुभार, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, तो आप लिख सकते हैं पाई बराबर में ये हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलर वेट कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में v, और यहाँ हो जाएगा आरटी। अब देखिए ये मल्टीप्लाई आके इसमें हो जाएगा, तो भैया पाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू आर टी अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू इंटू बी, ये पाई का एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए एक फॉर्मूले से आप यहाँ से धाए धाए चल के चले गए, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पहले वाला याद है तो आप धाए धाए करके एकदम आराम से आ सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे बंदूक की तरह दाएं 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 47 चला देंगे, कुछ भी सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लेंगे तो आपका ये हो जाएगा। मैंने उसमें बताया है कि कैसे फॉर्मूला खोलना है, ठीक है, किसका फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहाँ बस रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, हाँ क्वेश्चन बस यही से सॉल्व थोड़े हो जाएगा, ठीक है, उसके आगे भी तो आना चाहिए, रखना आना चाहिए वैल्यू। और ये डिवाइड में कैसे करते हैं इसका मैंने बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज भी बनाया, आप वहां जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं उसको, तो आपको ये डिवाइड वाइड करने भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आइए भैया अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, पार्सल भाग आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं। आइए भैया, ठीक है, चलिए तो नोट्स जो आपको देंगे उसमें एक क्वेश्चन रहेगा, मैं बस क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ठीक है, और आपको वैल्यूज बता देता हूँ कहाँ क्या है। चलिए तो भैया इसका पहला क्वेश्चन आ गया है, लिखा है, क्या लिखा है भाई, लिखा है 2 बिलियन जिनका तापमान, देखिए ध्यान सुनिए, 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं जिनका तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ, मान लेते हैं 1 बिलियन ए है और 1 बिलियन बी है, ठीक है, 2 सॉल्यूशन है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है और ये कितने पे भैया 27 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है, ठीक है। और जिसके लिए 20 ग्राम बिलियन ए, इसका वैल्यू दिया है 20 ग्राम, ठीक है, और अणु भार जिसके लिए, और जिसका अणु भार जो है 40 ग्राम पर हो, और इसका जो अणु भार दिया है, मोलर मास दिया है, वो 40 ग्राम पर मोल दिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। और क्या लिखा है भैया, विलियन बी के साथ जिसका भार जो है 50 ग्राम, विलियन बी का भार जो है 50 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। और यदि इन दोनों विलियन का आपस में क्या है भैया, सम आयतनी है या सम पराशरी है, ठीक है, समायतनी है, तो दूसरे विलियन का अणुभार ज्ञात कीजिए। अच्छा हमको इसका अणुभार पूछ रहा है भैया, अणुभार यानी कैपिटल डब्ल्यू ऑफ बी हमें पूछ रहा है क्या आएगा, ठीक है, इसका भार दिया है, अणुभार पता है,
ठीक है, तापमान दे दिया, समायतनी है, ठीक है, और क्या है, कुछ नहीं, चलिए ठीक है। तो भैया ये सवाल हो गया हमारा। तो हमारा ये सवाल है, तो सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास दो विलयन अलग अलग हैं, एक ए है एक बी है, जिसमें से ए 0 डिग्री सेल्सियस पर बनाया गया और ये कितने बनाया गया, 27 डिग्री सेल्सियस बनाया गया, ठीक। और ये जो है 20 ग्राम का 40 ग्राम पर मोल इसका अणुभार है, और इसका जो है 50 ग्राम है दिया गया, और इसका अणुभार हमें नहीं पता, ये हमको निकालना है। और ये कहा गया है कि ये दोनों सोल्यूशन आपस में क्या है भैया, सम आयतनी है, और इनका परासरण दाब आपस में क्या है, समान है, सम परासरी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब आइए ध्यान से न देखते हैं भैया कैसे करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आपको वही लगाना है भैया, इसका जो पाई होगा, मान लेते हैं पाई ए, और इसका जो पाई होगा पाई बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे भैया, बराबर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है समायतनी है, समपरासरी है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में बराबर करिए, आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे पाई ए बराबर होगा पाई बी के, ठीक है। अब यहाँ से इसको खोलना चालू करिए। तो इसका पाई ए कैसे खोलेंगे भैया, एम ए आर टी ए, भैया आर तो कांस्टेंट है, वो तो सिंपल रहेगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, एम बी आर टी बी, ठीक है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू के इधर उधर, ठीक। अब यहाँ से एम ए टी है, एम ई टी बी बचा हुआ है। अब देखिए एम ए मोलैरिटी तो नहीं रख सकते डायरेक्ट, तो मोलैरिटी को हम खोल लेंगे, कैसे खोल लेंगे, मोल ऑफ ए बटे में आयतन ऑफ ए इंटू में टी ए टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा मोल ऑफ बी बटे में आयतन ऑफ बी इंटू में टीबी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों का वॉल्यूम भी क्या है, सेम है, तो ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बी ए बराबर है किसके, बीबी के, ये क्वेश्चन में बोला गया है, तो इन दोनों कैंसिल कर देंगे। तब देखिए हमारा क्या बता, नाटा नाटा बच गया, यहाँ से नाटा ए नाटा, ठीक है, नाटा नाटा, ठीक है, नाटा नाटा यहाँ से बच गया। अब देखिए मोल कैसे रखेंगे भैया, दिया गया भार बटा में अणुभार, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर को केल्विन में ला लीजिए भैया, 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है भैया, 273, या जीरो में 273 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 273 ना आएगा, तो 273 केल्विन का यूज करेंगे। अच्छा, जीरो में 227 डिग्री इधर है बी का, तो 27 में जरा 273 ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 7 8 9 10 जीरो, और जीरो का हाथ में लगाएगा 7 8 9 10 का जीरो, हाथ में लगाएगा 3, ठीक है, तो 300 केल्विन। तो इधर हमें 300 केल्विन लेना है, तो इधर 273 केल्विन लेना है, इधर 300 केल्विन देना है, तो टीए मिल गया, टीबी मिल गया। अच्छा, मोल कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे दिया गया भार ऑफ ए बटे में अणुभार ऑफ ए, ये टीए इंटू में, ठीक है, इंटू में टीए, बराबर में इसको क्या लिखेंगे भैया, दिया गया भार ऑफ बी बटे में अणुभार ऑफ बी इंटू में टीबी। तो देखिए भैया हमारा फाइनल फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया। अब सारी वैल्यू में पता है, ये वैल्यू 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 पता है, ये नहीं पता, ये निकालना है यहाँ से, ये तो बस इसको निकाल लेंगे ध्यान से ना। अब आइए फटाफट भेजते हैं इसको, इधर उधर करते हैं लपालप। चलिए तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, 273 इसका रखना है, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो डब्ल्यू बी को उधर भेजेंगे, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ये डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे अणुभार ऑफ बी बराबर होगा किसके, ऊपर हो जाएगा डब्ल्यू बी दिया गया भार इंटू बी टी बी, ठीक है, इंटू में ये अणुभार ऑफ ए ऊपर चला जाएगा, अणुभार ऑफ ए ऊपर चला गया, और ये जो दोनों हैं नीचे चले आएंगे। तो दिया गया भार ऑफ ए इंटू में टेम्परेचर ऑफ ए, ये दोनों नीचे चले आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब आइए इसको धराधर रख लेते हैं भैया, क्या क्या दिया है भैया, बी का भार कितना दिया है, कहाँ गया, ये 50 ग्राम, यही ना है, हाँ 50 ग्राम, इसको यहाँ रख लेंगे, ठीक है। इंटू करना है किसमें, बी का टेम्परेचर कैलोरीन में रखना है भैया, ठीक है, कैलोरीन में आपको रखना है, 300 आया, ध्यान से रख दीजिए 300, इंटू में अणुभार ऑफ ए, अणुभार ऑफ ए किधर है, ये है 40 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल किसका मात्रक होता है भैया, अणुभार का ही होता है, पता है आपको। डब्ल्यू ऑफ ए, दिया गया भार ऑफ ए कितना है भैया, 20 ग्राम, ये दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑफ ए कितना निकाले, 0 यानी 273 केल्विन, तो आप यहाँ रखेंगे 273। बस आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक। इसको ध्यान से उड़ा देते हैं भैया, हट रहे, हट 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 हट, अरे चल ले चल, ठीक है। अब इसको ध्यान से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करें भैया, ये कर जाएगा 20 दूनी 40, ठीक है, 20 दूनी 40 कर जाएगा, और कुछ कटेगा, कुछ कट तो नहीं रहा है, रुकिए कैलकुलेटर में कर लेते हैं, ठीक है, लग से हो जाएगा। अरे भैया आप लोग एग्जाम में कैलकुलेटर मत करिएगा, यहाँ तो कैलकुलेटर में हम यूज कर सकते हैं, ठीक। इसका आंसर आना चाहिए, रुकिए कैलकुलेटर कहाँ है भैया, ये, ठीक है, क्या है, 50 इंटू में 300, 50 इंटू में 300, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, फिर क्या है इंटू में 2, तो ऊपर का अगर इंटू किए हैं तो ऊपर आ रहा है 30,000, तो कैपिटल डब्ल्यू ऑफ बी कितना आ रहा है भैया, ऊपर आ रहा है 50, और ये 2 हो गया, ये कितना आ रहा है 30,000 आ रहा है, 30,000 बटे में नीचे क्या बचेगा 273,
तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा भैया, डिवाइडेड बाई 273, हाँ तो ये आ रहा है आपका 109.89 समथिंग। ठीक है, तो ये चूंकि अणुभार आपने निकाला है तो अणुभार आपका किस में आएगा भैया, ग्राम पर मोल में आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है 109.89। तो इस तरह से भैया आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ढाई से ना, तो इस तरह से आप परासरण दाब आप क्वेश्चन में आपको मिलेगा। अगर सम परासरी लिखा है तो आप दोनों का पाई बराबर कर दीजिए, और अगर एक ही विलन की बात किया तो एक ही विलन में आपको क्या क्या पूछ सकता है भैया, पाई इक्वल टू मारुति फॉर्मूला है। ठीक है, या तो आपको परासरण दाब पूछ सकता है, वही एटीएम बार, भैया दाब हमेशा एटीएम बार यही सब में होता है। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं होगा, एमएमएचजी में दे सकता है। ठीक है, मैंने मात्रक बता दिया है। टेम्परेचर पूछ सकता है, आर तो भैया कांस्टेंट होता है, पंचुच्चू रेउचु फाचर चोमू है उसका तो वैल्यू पहले फिक्स है। मोलैरिटी पूछ सकता है भैया, मोलैरिटी नहीं पूछेगा तो अंदरमा कोच के पूछेगा, मोल बताइए, अणुभार बताइए, तो बता दीजिएगा ढाई से। चलिए लब से आगे चलो, चलो भाई चलो, हट 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 हट। ठीक, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए भैया, तो आपका परासरण दाब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला खत्म हुआ। अब आइए दूसरा वाला समझते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, आरएल वीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इसको बोलते हैं। तो भैया समझिए पहले ये होता क्या है। तो देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब ये होता है वाष्प दाब का कम हो जाना। वाष्प दाब आप जानते ही हैं, जब कोई सोल्यूशन गर्म करेंगे तो उसमें क्या बनेगा भैया, वेपर बनेगा, वाष्प उठेगा उसमें से। तो जब वाष्प उठेगा तो भाप क्या लगाएगा, वो दाब लगाएगा। भाप का भी अपना दाब होता है। ठीक है, इसी से इंजन का आविष्कार हुआ था, जेम्स वाट ने किया था भाप से। तो भाप जब बनेगा तो उस भाप का दाब को कम कर देना ही क्या हो जाता है भैया, वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है, कम हो जाता है। अब कैसे होता है भैया, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास पानी है। ठीक है, ये पानी है भैया। ठीक है, पानी ना पानी, पंचुच्चुर पानी, ये पानी है। अब आप इसमें क्या डाल दिए भैया, चीनी डाल दिए। देखिए आपको ऐसा विलेय कोई डालना है, कोई ऐसा सॉल्यूट डालना है जो अवाष्पशील हो, नॉन वोलाटाइल हो, जो उड़े ना, तभी ना भैया उसके अंदर रहेगा तो आपका कुछ देखने को मिलेगा। तो आपको कैसा डालना है भैया, मान लीजिए आपको सॉल्यूट डालना है, वो कैसा है, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में दिया रहेगा कोई अवाष्पशील विलेय ऐसे लिख के दिया रहेगा। ठीक है, चीनी दिया होगा या नमक दिया होगा या ग्लूकोज दिया होगा। ठीक है, ऐसे होता है आपका क्वेश्चन। तो ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन इसमें डालेंगे तब होगा क्या भैया, देखिए पानी के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे बिखरे होते हैं। ठीक है, मानते हैं कि नहीं मानते, हाँ बिल्कुल मानते हैं, ऐसे ऐसे बिखरे होंगे। ठीक है, इसके अंदर तो इनके बीच में ये गैप बनेगा। ठीक है, ये बीच में क्या बनेगा भैया, गैप बनेगा। तो देखिए जब इसमें जब तक कुछ नहीं मिलाया था तो पानी कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, आपको पता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, उसका वेपर बनना चालू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें चीनी मिला दिया तो चीनी मिलाने से हुआ क्या कि जो चीनी के पार्टिकल हैं वो इसके गैप में आके क्या हो गए, ठूस गए। तो जैसे ही इनके गैप में ठूसेंगे भैया, तो अब तक तो ये सब फ्री थे भैया, आराम से नाच रहे थे इसी से। लेकिन जैसे ही बीच में चीनी ठूसा तो चीनी क्या करे भैया, मॉलिक्यूल आए, चल चल इधर आ इधर आ, हमको तोप के रहो तोप के रहो तोप के रहो, तबे ना मिलेंगे। ठीक है, तो तोप के रहेगा। तो जैसे ही वो तोप के रहेगा तो भैया क्या हो जाएगा, पहले जो आकर्षण बल उनके बीच में था मॉलिक्यूल का, वो अब बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चीनी उसके बीच में आ गया। तो चीनी क्या करेगा भैया, हमके तोप के रहो करे के चक्कर में उसको खींच के रखेगा भैया, पास रहो पास में रहो, खींच के रखेगा। तो भैया अब जब आप पानी उबालने जाएंगे ना तो आपका पानी थोड़ा देर में उबलेगा, 100 पे नहीं उबलेगा, 100 पॉइंट कुछ करके उबलेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भैया वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया, क्योंकि अब जब आप उबालेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा तो भाप भी कब बनेगा, ज्यादा समय बाद बनेगा। समझ में आया, इसलिए आप यहाँ पे एक रिलेशन यूज करते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कि अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो उसका वेपर प्रेशर यानी भाप का जो प्रेशर आएगा वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि वो क्या होगा, देर से बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो इसी वाष्प दाब की कमी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ढुकचुक 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 आओ। ठीक, चलिए अब इसको आइए समझते हैं फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे। ठीक है, आर एल वीपी। चलिए, तो भैया ये होता है वाष्प दाब में अवनमन। अब आपेक्षिक अवनमन क्या होता है भैया, इनिशियल जितना था उससे डिवाइड कर देंगे तो ये आपेक्षिक हो जाता है, रिलेटिव हो जाता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, देखिए क्या बनता है, फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय में पी नॉट। देखिए ये पहले का है, ये बाद का है। ठीक है, और ये पहले से इसको डिवाइड कर दिए तो हो जाता है आर एल वीपी। इसे क्या बोलते हैं भैया, आर एल वीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये बराबर होता है भैया किसके, काई ऑफ सोल्यूट।
ठीक है, एक्स नहीं लिखा है, काई लिखा है, मोल फ्रैक्शन, विलेय का मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, तो इसको ये बोलते हैं भैया आरएलबीपी। आपका क्वेश्चन इसी में पूछेगा, धाए धाए बोर्ड में उड़ा के आ जाएंगे आप लोग, ठीक है, इससे हो जाएगा आपका काम। तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई में पी नॉट इक्वल टू में काई ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अनुभार रखना है वहां पे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या चीज है भैया बता दे रहे हैं। पी नॉट जो है, ठीक है, यह है आपका प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, विलायक, ठीक है, विलायक का जो प्योर शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, नॉट कब लगाते हैं भैया, शुद्ध के लिए लगाते हैं, ठीक है, तो उसका आपको वाष्प दाब रखना है, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ दोनों सेम वैल्यू रहेगा। पीएस को आप क्या रखेंगे, ये पीएस क्या है भैया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन बन जाएगा भैया, विलय विलायक मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, तो उस समय उसका जो प्रेशर होगा वो आपको रखना है इसमें, ठीक है, पीएस की जगह। बाकी काई अपना सोल्यूट है, सोल्यूट को आप बोल सकते हैं कैसे, मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर डिवाइडेड बाय में मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे नीचे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये फॉर्मुला लगा सकते हैं। भाई इस पे ध्यान से क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पार्ट को भी खत्म करते हैं, ठीक है, पचापच पचापच पचापच, चले भैया हटो फटाफट, हटो भाई फटाफट, चलिए। तो भैया इसी फॉर्मूले पे आपको ध्यान रखना, ज्यादा इधर 3-5 नहीं करना, आराम से इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। चलिए, कभी कभी चेंज इन प्रेशर, देखिए ये भी बता दें, कभी कभी चेंज इन प्रेशर निकालने को बोल सकता है भैया, दाब में परिवर्तन बताइए। तो ऊपर देखिए, ऊपर आप क्या लिखे थे, पी नॉट माइनस पी एस, क्या इसको हम डेल्टा पी बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, डेल्टा पी मतलब क्या, चेंज इन प्रेशर, दाब में परिवर्तन। तो कभी कभी आपको ये निकालने को बोल सकता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा पी बराबर में, इधर क्या था, काई ऑफ सोल्यूट, ठीक है, तो इसको डेल्टा पी मान लिया, तो नीचे जो पी नॉट होगा इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा पी नॉट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में तभी लगाना है जब उसमें बोले चेंज इन प्रेशर, ठीक है, दाब में परिवर्तन बताइए तब। हालांकि इसमें क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट पूछेगा, तो आप वहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, कंपटीशन वाले एग्जाम में ये ज्यादा लोग फंसाते हैं। चलिए, तो भैया आपका क्वेश्चन बता देते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा है, एक बेंजीन है, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब जो है वो 640 mmHg दिया गया है, ठीक है। तो बेंजीन भैया हम यहाँ लिख लेते हैं जो जो दिया है, ठीक है। बेंजीन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर बोला है भैया कितना है, 640 मग्गा मग्गा एच, ठीक है, mmHg प्रेशर का मात्रक होता है, ये शुद्ध वाला है, ठीक है। और इसमें एक अवाष्पशील विद्युत अवर्ण, देखिए नाम आया ना, अवाष्पशील मतलब नॉन वोलाटाइल, इसमें मिलाया गया, जिसका जो भार है वो 275, ठीक है। एक मान लेते हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है, एनवीएस बोल देते हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ये मिलाया गया, इसका भार दिया गया है भैया हमें कितने, 2.75 ग्राम दिया गया है, ठीक है, इतना दिया गया है। और कहा गया है कि इसको कितने ग्राम में मिलाएं भैया, 39 लिखा है क्या, नहीं 29 है, 29 है 39 है, कितना है भाई, 29 ग्राम है, ठीक है, 29 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया है। तो बेंजीन का जो हमें वेट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 29 ग्राम दिया गया है, ठीक है, 29 ग्राम दिया है, इसमें डाला गया है। तो आपको बताना है विलयन का वाष्प दाब जो है वो 600 mmHg हो जाता है, तो बताइए अणुभार क्या होगा किसका, ठोस पदार्थ का, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो इतना है, ठीक है। तो बताइए कौन सा वेपर प्रेशर है, ये शुद्ध वेपर प्रेशर है क्योंकि ये बेंजीन का बात कर रहा है, ठीक है। तो बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना है जिसका भार 29 ग्राम दिया गया। अच्छा, उसमें एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला गया जिसका भार इतना है, ठीक है, 2.75 ग्राम है। और कह रहा है जैसे ही इन दोनों को मिलाए तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाता है, वो 600 mmHg हो जाता है, ठीक है। यानी जो पीएस है, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो कितना हो जाता है भैया, 600 mmHg हो जाता है। देखिए पहले 640 था शुद्ध अवस्था में, कम हो गया, ठीक है। कम क्यों हो गया, क्योंकि आपने आरएलबीपी कर दिया, उसमें विलेय पदार्थ मिला दिए, तो विलेय पदार्थ मिलाने से क्या हो गया भैया, तोप के रख आकर्षण बल बढ़ गया, तब उसको उबालने में ज्यादा समय लगेगा, तो वेपर आने में भी क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया, आरएलबीपी हो गया, तो आप कहेंगे ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 600 हो गया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो ये पदार्थ मिलाए हैं इसका हमें आप तन्नी सी अणुभार बता दीजिए भैया, ये कितना आएगा, ये कितने मोलर वेट में होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से यूज कर लेते हैं इसको, ये 40 है कि 39 है भैया, ठीक है, 29 रखे हैं ना, हाँ ठीक है, 29 इसमें गलत टाइप हो गया है,
टाइपिंग मिस्टेक हो गया इसमें। चलिए तो आइए ध्यान से रख लेते हैं, आंसर इसका पट से निकाल लेते हैं। तो भैया आप देखिए सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया। बेंजीन को एनवीएस मतलब एनवीएस को बेंजीन में मिलाया गया, इसका भार इतना दिया गया है, बेंजीन का भार इतना गया है, इसका शुद्ध वाष्प दाब इतना है। तो बोला गया इसका अणुभार बताइए जब सोल्यूशन का वाष्प दाब इतना हो जाता है। कुछ नहीं भैया, आराम से लगा सकते हैं। तो हम यहाँ यूज करेंगे पट से क्या, पी नॉट माइनस पी ए बटे में पी नॉट, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा भैया, काई ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब भैया काई ऑफ सोल्यूट को खोलना पड़ेगा, तो हम इसको खोल के कैसे लिख सकते हैं भैया बताइए। ऊपर लिख सकते हैं मोल ऑफ सोल्यूट बटे में नीचे क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट विले प्लस मोल ऑफ विलायक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सोल्यूट हो गया, इसको इसमें डालना है, तो ये सॉल्वेंट हो गया, इसको यहाँ रखेंगे। अब देखिए इसको हम यहाँ से यहाँ रिलेशन यूज कर सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। देखिए इसका वैल्यू दिया है, ये है, ठीक है, ये किसका वैल्यू है भैया, ये पी नॉट का वैल्यू, ये शुद्ध का है। पी एस का वैल्यू दिया है, ये रखा है, ठीक है। अच्छा मोल वगैरह हम निकाल लेंगे, मोल कैसे निकालेंगे, दिया गया भार बटा में अणुभार, ये रख के देखते हैं। उससे पहले एक चीज समझिए, मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था कि जब भी मोल फ्रैक्शन में, ठीक है, देखिए दो काम करना है आपको, एक हेनरी के नियम में ऐसा केस आ सकता है, एक ऐसे आरएलवीपी में आ सकता है। तो आपको यही दोनों केस एकदम एज इट इज याद रखना है, मैं जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, एक हेनरी लॉ में आ सकता है प्लस एक आरएलवीपी में आ सकता है। तो इन दोनों में आपको याद रखना है, और कहीं मत लगा दीजिएगा, इन्हें एक पद से कहीं भी लगा दें, ठीक है। इन दोनों में आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर इस मोल फ्रैक्शन में से ऊपर वाला क्वांटिटी में आपको कुछ भी पूछे, ऊपर वाला क्वांटिटी में आपको कुछ भी पूछे, कुछ भी भार अणुभार मोल ऊपर वाला, तो नीचे वाले ये जो दोनों प्लस कर रहे हैं और इसका जो सोल्यूट वाला है यहाँ पर, इसको आपको पूरी तरीके क्या कर देना है भैया, नेग्लेक्ट कर देना है, हटा देना है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि इस समय हम मान लेते हैं कि जो मोल ऑफ सॉल्वेंट है, विलायक है, वो बहुत बहुत ज्यादा है किससे, मोल ऑफ सोल्यूट के, जिसके मुकाबले अगर इसको इसमें जोड़ेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट करके बस यहीं से आंसर हम निकाल सकते हैं। तो आपको इससे क्या करना है भैया, हटा देना है। तो जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट बटे मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको केवल दो लॉ में करना है भैया, एक हेनरी में करना है, एक इसमें करना है, आरएलवीपी में करना है। अब चलिए यहाँ से आप निकालना चालू करते हैं। तो भैया आप क्या कर सकते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट को कैसे लिख लेंगे भैया, दिया गया भार ऑफ सोल्यूट बटे में अणुभार ऑफ सोल्यूट, अणुभार क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय में सॉल्वेंट का कैसे लिखेंगे, दिया गया भार ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, बटे में अणुभार ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो अब यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया, ये यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ लिखना है, एट लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। चलिए क्रॉस मिटा दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया मेरा, ये यहाँ से तो ये बराबर ही रहेगा, बराबर के ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट, ठीक है, एक बार जिंदा ना भैया, हाँ एक बार जिंदा, और ये ऊपर जाके हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय में ये दोनों का मल्टीप्लाई नीचे, तो स्मॉल डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट। चलिए भैया अब देखिए हमारा फाइनल फॉर्मूला तैयार हो चुका है, यहाँ से हमारा आंसर आएगा। ये वैल्यू पता है हम लोग को, ये वैल्यू पता है, ठीक है। दिया गया भार ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया भैया, सोल्यूट यही ना डाले हैं, ये दिया है। दिया गया भार ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया भैया, ये है 29 ग्राम, ये दिया है, ठीक है। दिया गया भार ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, अणुभार ऑफ सॉल्वेंट, हाँ भैया। तो देखिए बेंजीन का अणुभार हमें नहीं पता है, लेकिन बेंजीन का अणुभार हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए एक कार्बन का भार होता है 12, तो 12 का 6 से मल्टीप्लाई करें कितना जाए, 12 6 72, ये 72 हो गया। एक हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6, 1 इंटू 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो हमें बेंजीन का अणुभार भी पता चल गया, बस हमें सॉल्यूट ये जो डाले हैं इसका अणुभार नहीं पता है। तो भैया देखिए सारी वैल्यू पता है, बस एक वैल्यू नहीं पता है, तो इसको क्या करेंगे, इधर भेज के, सबको इधर भेज के आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए ध्यान से निकाल देते हैं, ठीक। बेंजीन का अणुभार ये मैंने निकाल दिया, अब इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सब लिख दिए। चलिए 2.75 ग्राम दिया होता है। चलिए तो अब यहाँ से निकालते हैं भैया, पी नॉट कितना दिया है, पी नॉट दिया है 640, यहाँ रख देते हैं 640 माइनस पी एस कितना दिया है 600, ठीक। अपॉन में फिर से क्या लिख देंगे 640 बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया था 2.75 ग्राम, इंटू में मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाले 78 निकाले 78 बटे में, ठीक है। दिया गया भार ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है 29 ग्राम दिया गया है, तो 29 रख देंगे, इंटू में ये हमें नहीं पता है तो इसको डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट लिख देते हैं, ठीक है, सोल्यूट। चलिए इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर लाएंगे, 640 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा भैया 40 बचेगा, ठीक। तो यहाँ से इसको ध्यान से सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, तो सब लिख दिए।
ठीक है। 640 में 6 तो जाएगा भैया, कितना बचेगा? 6 और 6 कट जाएगा, 40 बचेगा, सही है ना? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ बचेगा 40 अपॉन में नीचे क्या बचेगा? 640। अब बराबर के इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 2.75 इंटू में 78 बटे में 29 इंटू में अड़ू भार ऑफ सॉल्यूट। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं पास मोबाइल कैलकुलेटर का यूज करके। ठीक, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आता है बोर्ड में, आराम से कटने कटाने वाला आता है, आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन पुट किया है तो ये जो है थोड़ा सा लेंदी हो गया है। रुकिए, कैलकुलेटर इट्स हियर। ठीक है, तो आपका डिवाइड दे रहे हैं हम किसमें? 40 का 40 में डिवाइड देंगे तो ये 0 से 0 तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, तो आपको बचा 4 64, तो 4 डिवाइड बाई में 64, तो ये आ जाएगा 0.0625। इसका डिवाइड देंगे तो आएगा 0.0625, ये आ रहा है। ठीक है, पूरा पूरा कट जा रहा है। बराबर के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाए भैया? 2.75 मल्टीप्लाई बाई 78, ये आ रहा है 214.5 डिवाइडेड बाई में, ये तो मल्टीप्लाई होगा नहीं तो इसको लिख लेंगे 29 इंटू में वर्ड भार ऑफ सल्यूट। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया? इसको इधर भेज लेंगे, इसको नीचे ला लेंगे, तो बन जाएगा वर्ड भार ऑफ सल्यूट बराबर में, ऊपर तो ये रहेगा ही, डिवाइडेड बाय में 29 नीचे रहेगा, ये डिवाइड में इधर का मतलब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में नीचे क्या बन जाएगा? डिवाइड में, तो यहाँ लिखेंगे 0.0625। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 29 इंटू में 0.0625, ये हो गया। तो इसका आंसर मतलब यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई कर लिए तो इसका आंसर आ रहा है 214, ये कितना आ रहा है? 1.8125। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करते वक्त आपको पूरा नंबर लेना होता है, डिवाइड करने पर अगर आप पॉइंट के बाद 2-3 वैल्यू भी लेते हैं तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको पूरा वैल्यू लिखना होगा। अब क्या करेंगे भैया? वेट ऑफ सॉल्यूट इन दोनों डिवाइड दे देंगे, आ जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं मोलर मास। ठीक है, मोलर मास है, वेट नहीं है, मोलर मास है, अणु भार। तो इन दोनों डिवाइड दे देते हैं, कितना आया? 214.5 डिवाइडेड बाई 1.81, ठीक है, 25, तो ये आ रहा है भैया आपका 118.34 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपका जो आंसर एकदम सही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। आरएलवीपी में मैंने बता दिया केस आपको कब हटाना है कब लगाना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे डन है, 118.34। जो है क्वेश्चन में जब मैं नोट्स भेजूंगा तो उसमें थोड़ा सा आंसर गड़बड़ दिया, उसको हम सही करके भेज देंगे, वो आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे पूरा प्रूफ करा दिया। चलिए भैया, आपका आरएलवीपी खत्म हो गया और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म हो गया। अब इसके दो और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में सब फॉर म्यूजिक नॉलेज के साथ। तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, नो टाटा।